तो स्वागत है आप सभी का टोटल प्रिपरेशन में। मैं संजय सिंह आप सबके लिए लेकर के आया हूँ पोलिटी के वो टॉपिक जैसे हमने आपको विषय सूची बताया हुआ था उसी के हिसाब से चल रहे हैं और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यह जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ के साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसको ये जांच करना कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी में है, यूपीपीसीएस में है, आरओ में है या अन्य परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको समझना बेहद जरूरी होता है। उसी सिलसिले में लेकर के हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं एमसीक्यू की सीरीज। ये एमसीक्यू की सीरीज टॉपिक वाइज चलेगी। भारतीय संविधान में जो विषय सूची बनवाई गई थी आपको एक क्लास आपको अलग से दिया गया है विषय सूची पर, वो विषय सूची जो बनाई गई थी उसी के हिसाब से उसी के ढंग से हम लोग इस क्लास को लेकर के आए हुए हैं। इसमें भारत का संवैधानिक विकास यानी भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक का जो भारत स्वाधीनता अधिनियम था उस बीच में वहां से लेकर के वहां तक पूरा कौन से क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, आरओआर में पूछे गए हैं या स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, पूछे गए हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है भारत, इसमें टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में आए हुए भी कुछ इसमें सवाल है, कुछ वैसे क्रिएट किए हुए सवाल है और जो संभावित है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की उन्हीं को लिया गया। एक चीज आप ये भी समझे कि ये जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इस भारतीय जो संवैधानिक विकास है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की परंपरा रही तो है लेकिन बड़ी कम रही। 10 साल में अगर पेपर एनालिसिस किया जाए तो टोटल इससे क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल में। लगभग ये है किसी साल 2 पूछ लिया गया, किसी साल 1 भी नहीं पूछा गया। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास से वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लेकर के आपके लिए आए हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक की पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है और सीधा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की बात ये करता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था किस एक्ट में। ऑप्शन ये है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1992। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अगर इसमें बात करें तो किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया था, हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, इस 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1935 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। और भारत के संविधान में आगे चल करके भारत का संविधान बनाया गया, भारत के संविधान में इसको महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी अपनाया गया। तो आप देखेंगे केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, इस केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, इसमें शासन जो था ये 2 लोगों में बांट दिया गया और 2 तरह से इसमें शासन होने लगे। एक आरक्षित होने लगा, एक आरक्षित इसमें अधिकार दिए गए, एक आरक्षित इसमें दे दिया गया और एक हस्तांतरित दे दिया। हस्तांतरित, ये 2 तरह के इसमें स्थापित कर दिया गया, एक हस्तांतरित कर दिया गया, एक आरक्षित कर दिया गया। तो ये 2 तरह से अगर दिखाया जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना इसी में आपको देखी जाएगी। ट्रांसफॉर्मेट यहाँ पे आएगा
इसमें जो होगा हमारे यहाँ रिजर्व रहेगा। ये दो तरह के हमारे यहाँ केंद्र में शासन व्यवस्था स्थापित की गई 1935 के अधिनियम के माध्यम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1935 के अधिनियम के तहत ये केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। लेकिन एक बात और भी यही महत्वपूर्ण जानना जरूरी है कि इसी एक्ट के माध्यम से प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, को समाप्त किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित जो हुआ था उसको 1935 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। और ये जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी ये 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में, कहां पे किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, जो 1935 के अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। तो ये ध्यान रखना आपको। अब भारत परिषद अधिनियम के बारे में बात करें 1909 में, तो इसी के माध्यम से मुस्लिम लीग को, इसके माध्यम से मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, तो ये याद रखना। तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसमें दी गई थी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, जिसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ये पूछ रहा है केंद्र, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 अपना रहा है। प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली आई थी 1919 के तहत आई थी, लेकिन इसको 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर आपको मिल रहा है भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, ये पूछा जाता है। कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, ध्यान रखना है आपको। पूछ किसके बारे में रहा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में, उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इसकी कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए है, एक है इसमें कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो पहला ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। और दूसरा दिखा रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। ऑप्शन 3 दिखा रहा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण 3 इसमें दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित टूटों में के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो ध्यान देना है, सही उत्तर पूछ रहा है। और ऊपर लिखा है कि कौन सी विशेषताएं इसकी है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की है। और उसी में पूछ रहा है कि ये 3 ऑप्शन जो दिया है उसी के आधार पूछ रहा है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो 1919 के अधिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो 1919 के अधिनियम के तहत आप देखेंगे 1919 के अधिनियम के तहत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है इसी अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और एक आरक्षित बनता है और एक हस्तांतरित बनता है, उसी तरह जैसे केंद्र में 1935 का अधिनियम के तहत बना। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत होती है जिसमें एक आरक्षित होता है और एक हस्तांतरित होता है। ये दो इसमें व्यवस्था की गई। इसमें से पहला वाला आपको दिख रहा होगा कि ये प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ये ऑप्शन सही आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब है प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना की जा रही है, ये ऑप्शन इसके अनुसार सही हो रहा है। फिर इसमें बात करें तो जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था है, ये 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया था। 1909 के एक्ट के तहत दिया गया था। अगर 1909 के एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, इसका मतलब है कि ये दो वाला ऑप्शन इसमें खारिज हो जाता है।
फिर बात करें आगे, इसमें लिखा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जो विधायी शक्ति है, विधायिका की शक्ति है, वो केंद्र द्वारा प्रांतों को हस्तांतरित किया गया। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब है द्वैध शासन वहां बन रहा है। स्वाभाविक सी ये बात समझ में आ रही है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति प्रदान की जा रही है। इस तरह से ये भी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। और फिर इसमें देखते हैं कि 1 और 3 सही है, और उत्तर क्या पूछा है कि सही उत्तर का चयन करें। इसमें से ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 1 और 3, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। 1 और 3 ये कथन इसके सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। ये प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, ऐसा पूछा जाता है कि पहली बार द्विसदनी बनाई गई कौन सा जो है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। और ऑप्शन में दे रहा है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। पहला ऑप्शन में दे रहा है कि किस एक्ट के द्वारा इसको बनाई गई है, तो 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ऐसा ये क्वेश्चन बन रहा है। आपको बता दें कि 1919 के एक्ट के माध्यम से हमारे यहाँ केंद्र में प्रथम बार विधान पालिका, केंद्र में विधान पालिका का गठन किया पहली बार। तो आप इसमें देखेंगे कि केंद्र में जो विधान पालिका का गठन किया जा रहा है 1919 के एक्ट के माध्यम से, इसके तहत क्या किया गया, इसको द्विसदनी बनाया गया। विधान पालिका का गठन, और इसको क्या किया गया, द्विसदनी बनाया गया। द्विसदनी, ये जो विधान पालिका है इसको भी विधान पालिका को द्विसदनी बनाया गया। आप ऐसे समझना केंद्र में विधान पालिका जो है उसको द्विसदनी बनाया। और ये दो सदन जो थे उनको एक को बोला गया राज्य परिषद, एक को बोला गया परिषद, और दूसरे को बोला गया केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। तो ये दो तरह से विधान पालिका द्विसदनी बनाई गई केंद्र में 1919 के एक्ट के माध्यम से। ये जो राज्य परिषद थी, काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दो जो बनाई गई इनकी कुछ विशेषताएं थी। अगर हम राज्य परिषद की बात करें, इसकी जो अवधि होती है, इसकी जो अवधि है यानी कार्यकाल जिसको हम बोलते हैं, इसकी अवधि आप देखेंगे प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगी। एक इंफॉर्मेशन आप ये जानते रहिए, जो राज्य परिषद है उसकी कार्यकाल कितना होगा, प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। और इसमें जो सदस्य संख्या होगी, जो सदस्य होंगे इसमें सदस्यों की संख्या 60 होगी। ये बात याद रखना। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा के बारे में बात करें तो केंद्रीय विधानसभा के बारे में अगर देखेंगे तो इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल आप देखेंगे प्रथम बैठक से 3 वर्ष होगी। प्रथम बैठक से कितनी होगी, 3 वर्ष इसमें आपको दिखाई देगी। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 140 होगी। आगे चल करके इनके सदस्यों की संख्या 140 से 43 होगी, फिर 145 हो जाएगी। अब इतनी संख्या इनकी 140 बनाएगी बराबर। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो 1919 के माध्यम से केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका का गठन किया, क्योंकि ये पूछ रहा था भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो 1919 के एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका का गठन किया गया, जिसमें 2 सदन कौन से थे, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। स्टेट ऑफ काउंसिल है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। ये जो केंद्रीय विधानसभा है इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है प्रथम बैठक से, और इसमें सदस्यों की कुल संख्या 140 है। और वही राज्य
प्रतिशत की अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है और इसकी सदस्य संख्या 60 है। इस तरह से अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सी सही है। इस तरह से आपको दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जा रहा है सही? सी जा रहा है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? उसी को जो क्वेश्चन अभी पहले था उसी को एक अलग ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब ये पूछ रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1961 है, 1917 का है, 1919 का है, 1915 का है। तो इस तरह से ये पूछ रहा है। अगर इसमें हम बात करें तो अभी हमने आपसे बात किया था कि 1919 का जो एक्ट है, 1919 के एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाई गई। और ये दो द्विसदनीय विधायिका थी, तो मैंने इसमें बोल दिया आपको दो है इसमें दिखाई देगा। एक तो होगा राज्य परिषद और दूसरा होगा केंद्रीय विधानसभा। और ऑप्शन हमने ये भी बोला था कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इसका 3 होगा। इस तरह से हमने ये बोला था पीछे वाले क्वेश्चन। इसका सही उत्तर आपको कौन सा दिखाई देगा? 1919 का एक्ट दिखाई देगा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 का एक्ट लाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति ये पूछ रहा है। इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के बाद हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। और ये अध्यादेश जारी करने की इसको शक्ति मिली हुई है अनुच्छेद 123 में मिला हुआ है। कितने में मिला हुआ है? अनुच्छेद 123 में इसको शक्ति मिला हुआ है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वो अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद के किसी भी सदन का सत्र न चल रहा हो या दोनों का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो अधिनियम का होता है, जो संसद द्वारा पारित अधिनियम होते हैं उनके होते हैं। और ये जो अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति की, ये 1935 के एक्ट से लिया गया है। 1935 के एक्ट से लिया गया 1935 के एक्ट से लिया गया। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के कुछ सोर्स हैं, कहां से हमने कौन सी चीजें लिया है। तो भारतीय संविधान के सोर्सों में से देखेंगे तो 1935 के एक्ट से भी हमने बहुत सारी चीजें लिया है। और तो 1935 के एक्ट से हमने अध्यादेश लिया। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि हमने 1935 के एक्ट से अध्यादेश लिया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित कहां से आपको दिखेगी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से दिखेगा। इसका मतलब है ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी हमारा सही उत्तर जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1935 हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ से लिया हुआ है। और जब तक भारत का संविधान नहीं बन गया था, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी हम लोग इसी एक्ट के माध्यम से संचालित हो रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1935 का अधिनियम ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात आगे बढ़े। अब 1919 के अधिनियम के बारे में आपको कुछ चीजें बता ही दिए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बोली जाती है, इसको मामले विंडो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 के अधिनियम को। और इसके माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई, ये ध्यान रखना। भारत सरकार अधिनियम 1947 की बात करें तो ये माउंटबेटन योजना जो हमारे यहाँ आई थी,
माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना भी बोलते हैं। 3 जून की योजना, इस 3 जून की योजना के माध्यम से, ये 3 जून की योजना में जो बातें की गई थी, इसी को प्रभावी बनाना था संसद द्वारा और भारत को स्वतंत्र दिलाना। तो भारत का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत किया गया और भारत का विभाजन करके पाकिस्तान और भारत की का विकास किया गया था, गठन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसका सही उत्तर आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवयव नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन किसके बारे में है? भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, ये पूछा जा रहा है। नहीं है, ध्यान रखना है इसमें। तो नहीं है क्वेश्चन इसमें पूछा जा, ये पूछ रहा है कि देश के लिए लिखित संविधान तैयार किया, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा दिया है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि लाया था इसमें। फिर ये दे रहा है कि यह एक संघ की योजना पर विचार किया था। और डी दे रहा है कि विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेश यानी नॉमिनेट किया गया। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से इसने विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि की नियुक्ति किया। तो ये ऑप्शन इसके सही है। एक संघ की योजना पर भी विचार इसमें प्रस्तुत किया गया था और संघात्मक शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी इसके माध्यम से। संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई। तो विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का जो गवर्नमेंट मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट किया गया, ये भी इसमें किया गया था। तो ये ऑप्शन और विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये तीनों सही है। और ये लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा अवयव नहीं था। तो देश के लिए एक लिखित संविधान इसने तैयार किया था, ये गलत है। तो ऑप्शन इसमें आपको जो दिख जाएगा सी, एक का ये ए दिखेगा, 6 का ए क्वेश्चन आपको दिखेगा कि ए इसमें अवयव नहीं था। इसका मतलब है एक लिखित संविधान इसके द्वारा तैयार नहीं किया गया था, जबकि ये बी सी डी ये सब इसमें अवयव शामिल थे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा देश के लिए एक लिखित संविधान। क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 एक्ट के माध्यम से पुनः क्वेश्चन है ये। और ये कह रहा है कि एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन में दे रहा है क्यों महत्वपूर्ण है। ये 1935 का ही एक्ट ये भी है, उसी के माध्यम से पूछा जा रहा है। अब ये पूछा जा रहा है उसमें ऑप्शन जो दिया ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा दे रहा है बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। और ऑप्शन डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो आपको बताएं कि ये जो तीनों पॉइंट है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। हमारे यहाँ एक आया 1947 का स्वाधीनता अधिनियम 1947 का जो स्वाधीनता अधिनियम था, इसके माध्यम से भारत का विभाजन किया गया। पहला पॉइंट याद रखना कि भारत का विभाजन, और जो भारत का विभाजन हुआ इसमें भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसके माध्यम से बने। और ये माउंटबेटन योजना जो हमारे यहाँ पेश की है, माउंटबेटन योजना को ही क्रिया रूप देना है, इसको आगे बढ़ाना। तो माउंटबेटन योजना के माध्यम से ही भारत का विभाजन हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिल रही है, हम स्वतंत्र कर रहे हैं इनको। तो ये वाला तो आप देखेंगे 1947 से संबंधित हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। इसके द्वारा भारत विभाजन उल्लिखित है, ये इसमें दिख रहा है। और इसी के द्वारा रियासतें समाप्त हुई। इसी एक्ट में दूसरी बात ये की गई थी कि जो हमारे यहाँ रियासत को समाप्त करते हैं, रियासत को हम समाप्त करेंगे, ये कहा गया। और रियासत को अगर हम समाप्त करते हैं, इनके ऊपर जो रियासतें हैं
रियासतों के ऊपर क्या किया गया था ना कि जो ब्रिटिश अधिकार था, ब्रिटिश अधिकार को रियासतों को समाप्त कर दिया, रियासतों को स्वतंत्र छोड़ा गया। अब ये बोल दिया गया कि रियासतों को कि आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या भारत में शामिल हो सकते हैं, तो ये किया गया। तो रियासतों को जो है एक तरह से इनको पूरी तरह से रियासत ही नहीं समाप्त कर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि रियासतों से जो ब्रिटेन के अधिकार है उसको समाप्त किया जाएगा, एक तरह से ये देखा जा रहा है। तो ऑप्शन ये तीनों हमारे कट जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बचता क्या है, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। और दो तीन क्वेश्चन से पीछे से मैं आपको बताता चला रहा हूं कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन आपको दिखेगा कि ए हमारा सही उत्तर है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको बता दें 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ। तो 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था और किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, तो 1935 के एक्ट के माध्यम से हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप। 1935 के अधिनियम के फलस्वरूप भारत से बर्मा अलग होता है। कब होता है अलग, 1937 में होता है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, सही की मांग कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ये दे रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। और ऑप्शन दो दिखा रहा है कि लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दो ऑप्शन दिखा रहा है और पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो अगर हम लोग बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, हम लोग बात करते हैं इसमें, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमारे यहाँ क्या किया गया कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमारे यहाँ 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जो बनाई गई कलकत्ता में, इसमें सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश वो 4 थे। न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी थी, 4 थी। ये जो 1774 में बना गया, याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 4 थी, जिसमें से आप देखेंगे एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य थे। अब अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो 1935 का अधिनियम बनाया गया, इसके एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य सदस्यों की बात करें, एक थे हमारे यहाँ लेमिस्टर, एक लेमिस्टर हमारे यहाँ थे, एक हाइट थे, ये 2 थे। और उसके बाद एक हमारे यहाँ आपको दिखाई देंगे चैम्बर्स।
तो चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, ये तीन अन्य इसके न्यायाधीश थे। तो इस तरह से इसमें दिख रहा है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे थे। इसमें दूसरा वाला जो कथन आपको दिखाई दे रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसका मतलब है ये कट जा रहा है। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, यह ऑप्शन सही है। इसका मतलब है कौन सही पूछ रहा है, तो केवल एक, टूट में अगर देखा जाए तो केवल एक हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है सूची 1 तथा सूची 2। तो सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। और सूची 1 में दिया है नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। और एक तरफ सूची 2 दिया है, इसमें दिया है नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पृष्ठ का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1835 इसमें दिया हुआ। तो पहले की अगर बात करें, इसमें जो लिखा है नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद का मतलब हमारे यहाँ होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हमारे यहाँ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ये की गई थी भारत का जो फिर का इंडिया एक्ट है, इसको बोलते हैं 1784 में। फिर से इंडिया एक्ट 1784 जो हुआ हमारे 1784 में है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1781 में आया ये एक्ट, उसके बाद 1784 में फिर से इंडिया एक्ट आया। और 1784 में फिर से इंडिया एक्ट के तहत हमारे यहाँ क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इसकी स्थापना की गई और साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना की गई। दो किए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना और दूसरा किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। तो इसका मतलब है नियंत्रण परिषद की स्थापना हमारे यहाँ जो दिखेगी वो फिट इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से दिखेगी। तो इसका मतलब है ये हमारा शामिल हो रहा है 2 में। फिर अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अभी पीछे ही वाले क्वेश्चन आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हो रही है, वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के माध्यम से हो रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हो रहा है, जिसमें सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश और ये मिस्टर चैम्बर्स हाइड ये अन्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के माध्यम से दिखाई देती है। फिर ये पूछ रहा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिली थी चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से मिली। चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से हमारे यहाँ भारत में इन्होंने शिक्षा का प्रयास किया, शिक्षा के लिए हमें 1 लाख रुपए इन लोगों ने देना शुरू किया, उसी के तहत हमें इंग्लिश में शिक्षा देना शुरू हो गई। इंग्लिश में हमें जो शिक्षा दिया गया, इसका मतलब है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति एक तरफ से इसी माध्यम। फिर लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनाई गई थी, उस गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य की नियुक्ति जो की गई थी चार्टर अधिनियम 1835 के माध्यम से की गई। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, तो उसकी सहायता के लिए एक गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और वहां पे क्या कर दिया गया, तो वो जो काउंसिल बनाई गई उसमें सदस्यों की संख्या 4 रखी गई। आगे चल करके उन सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया और फिर 1835 के एक्ट के माध्यम से उसमें काउंसिल में एक चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कानून से संबंधित विधि से संबंधित परामर्श देता। तो ये आप देखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1835 के तहत किया गया। इसमें आप अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन से ऑप्शन इसमें सही आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ इसमें बी ऑप्शन सही दिखाई देगा, क्योंकि
ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है और डी का 4 है। इसमें ऑप्शन आपको बी सही उत्तर दिखाई देते। अगर आपको पिछली कक्षा वाली जो हमने एक टॉपिक बनाया हुआ था भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें डिटेल से बात किया था, अगर उसको आपको ध्यान होगा सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। 1.5 घंटे को वीडियो लगभग है, उसको अगर आप देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होते नजर आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव की बात कर 1813 का चार्टर है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राथमिक एवं आंग्ल विवाद और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपका चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ये ऑप्शन हमारे यहाँ में दिया हुआ है। इसको देखते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक कंपनी आई 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस 1600 में जब आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका उद्देश्य था व्यापार करना। और 1600 लेकर के 1757 तक ये व्यापार कर रही थी। 1600 से लेकर के 1757 तक व्यापार कर रही थी, लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध में इसने हमारे यहाँ राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। और राजनीति में हस्तक्षेप करने के बाद 1757 में, तभी तो व्यापार में हो ही रहा था, 1757 में राजनीति में किया। आगे चलकर इसने 1813 में हमारे यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में भी इसने दखलंदाजी देना शुरू कर दिया। और 1813 में जब इसने दखलंदाजी देना शुरू किया, इस 1813 के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से इसने हमें एजुकेशन देना शुरू किया कि हम भारत के लोगों को एजुकेशन देंगे। लेकिन इसने जो एजुकेशन हमारे यहाँ देना शुरू किया 1813 के एक्ट के माध्यम से, तो पहली बात तो इसने ये व्यवस्था की कि हम भारत के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेंगे। प्रतिवर्ष हम खर्च करेंगे कितना रुपए? 1 लाख रुपए। पहला प्रावधान किया। और आगे चल करके इस एक्ट के माध्यम से तो नहीं, लेकिन आगे चल करके 1835 में हमारे यहाँ 1835 तक आते आते विलियम बेंटिंग के समय तक आते आते ये विवाद चल रहा था कि 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष 1813 का एक्ट दे रहा है, इसको किन लोगों पे खर्चा किया जाए, किनको शिक्षा दिया जाए, क्योंकि रकम तो बहुत कम थी। और अगर इस पे खर्च किया जाए, दूसरा क्वेश्चन ये था कि किस प्रकार की शिक्षा दिया जाए। तो 2 तरह के विचार, एक को बोलते हैं प्राच्यविद और एक को आंग्लविद। प्राच्यविद का मतलब यहाँ पर होता है कि भारत में जो शिक्षा गुरुकुल की परंपरा पर आधारित थी वही शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत की जो परंपरागत शिक्षा थी वही मिलना चाहिए जो पहले से चली आ रही थी। लेकिन अंग्रेजों को इससे फायदा क्या हुआ? वो तो अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए देना चाहते थे ताकि उनको हम मार्केट बना सके। तो भारत को उनको मार्केट बनाना था। भारत में जो जो मॉडर्न हमारे यहाँ ये आया एजुकेशन, इसके 2 उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि भारत को मार्केट बना सके, और दूसरा उद्देश्य था भारत को कुछ मानवता का पाठ पढ़ा सके और अपनी संस्कृति के प्रति इनको निकृष्टता का भाव पैदा करा सके। उसके लिए इन्होंने हमें आधुनिक शिक्षा दिया। और दूसरा करा था नहीं, इंग्लिश में शिक्षा देना चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा देना। इसी को विवाद को आंग्ल प्राच्यविद विवाद के नाम से जाना जाता है। ये भी शिक्षा से संबंधित है, ये भी ऑप्शन सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी शिक्षा संबंधित है। तो आप देखेंगे 1813 का चार्टर है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने में मदद करते हैं। इस तरह से इनका जो ऑप्शन आप लिखिएगा सही, तो ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर आपको मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। फिर से एक बार देख लिया, पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के माध्यम से पूछ रहा है, किस एक्ट के माध्यम से के द्वारा ब्रिटिश संसद ने, तो किस संसद? ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था।
तो आपको बताएं कि हमारे यहाँ एक एक्ट आता है जो इसमें 1833 का चार्टर है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके माध्यम से पहली बात तो हमारे यहाँ ये की गई थी 1,00,000 रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बोली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें और ये कही गई थी कि जो कंपनी का शासन है, जो हमारे यहाँ कंपनी ये ब्रिटिश कंपनी चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोलते हैं, इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एक तो बात ये है, लेकिन ये व्यापारिक एकाधिकार जो समाप्त किया गया था, इसमें दो चीजों को छोड़ करके, चाय व चीन, चाय व चीन को छोड़कर, तो चाय और चीन को छोड़ करके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के एक्ट के माध्यम से। और ये चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए इसने जिंदा रखा था कि हम 20 वर्षों तक अभी इसको और जिंदा रखेंगे। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके 20 वर्षों के लिए ये चाय और चीन को रखा गया था। इसको छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आगे चल करके 1835 में अगर आप देखेंगे, 1835 में आकर के कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो आगे चलकर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो इसका सही ऑप्शन आपको दिख जाएगा ए, यानी 1813 का चार्टर है। और 1833 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो सिर्फ संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत की बात कर रहा है। और ऑप्शन है कि 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण स्रोत है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसी के माध्यम से संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया। यानी इसका सही ऑप्शन आपको दिखाई देगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकार भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। याद रखना, ये आधारित पूछ रहा है कि किस योजना पर आधारित है। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो हमारे भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन है, इसमें से उल्लेखित योजना पर आधारित है। ये योजना पर आधारित पूछ रहा है कि किस पे ये योजना पर आधारित आपको दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, इसके माध्यम से जो भारत सरकार अधिनियम है 1935, इसके माध्यम से हमने शक्तियों को पृथक्करण का सिद्धांत समझा। और शक्तियों को पृथक्करण के सिद्धांत में यह है कि केंद्र और राज्यों के मध्य 1935 का जो अधिनियम लाया गया था, तो उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। आगे चलकर के भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया, तो भारतीय संविधान में एक 7वीं अनुसूची बनाई गई, 7वीं अनुसूची बनाई गई। और इस 7वीं अनुसूची में हमने क्या किया है कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन लिखा है, मध्य शक्तियों का विभाजन लिखा है। और ये शक्तियों का विभाजन हम कैसे दिखाए हैं, तो हमने 7वीं अनुसूची में क्या किया है कि कुछ सूचियां बनाया।
अब वो सूची कौन कौन सी है? एक तो हमारे पास संघ सूची बनाई गई, इस संघ सूची पर नियम बनाने का अधिकार जिसको मिला वो है संघ। दूसरा हमने बनाया प्रांत सूची, और जिनको हम राज्य सूची कहते हैं, तो राज्य सूची हमने बनाया राज्य सूची। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमने किसको दिया है? प्रांतों को, या राज्य जो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और एक तीसरी सूची हमने बनाया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और ये जो समवर्ती सूची है इस पे केंद्र और प्लस राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और हमारे यहाँ इन सूचियों के अलावा एक सूची अवशिष्ट बची हुई है, अवशिष्ट सूची। इस अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमारे यहाँ राष्ट्रपति को सौंपा गया। तो राष्ट्रपति अवशिष्ट सूची पर कानून बना सकता है। अवशिष्ट सूची 1935 का जब अधिनियम लाया गया था तो 1935 के अधिनियम में यही सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। लेकिन वहां पर अवशिष्ट सूची पर सख्ती बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला हुआ है, यहाँ राष्ट्रपति को मिला हुआ है, अब गवर्नर जनरल है नहीं। ये ध्यान आपको रख। तो इसमें से ये जो हमारे यहाँ दिख रहा है 7वीं सूची में प्रावधान, ये आधारित हमारे यहाँ है 1935 के अधिनियम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ऑप्शन इसमें है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो संघीय शासन की, फेडरल की बात कर रहा है, संघात्मक सरकार की हमारे यहाँ व्यवस्था की गई थी। और संघात्मक सरकार जो हमारे यहाँ लाई गई थी, तो संघात्मक सरकार हमारे यहाँ लाई गई थी, जो संघात्मक संघीय सरकार है ये लाई गई थी 1935 के एक्ट के माध्यम से। 1935 के एक्ट के माध्यम से हमारे यहाँ सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी संघात्मक सरकार की शुरुआत हमारे यहाँ की गई। इसका सही उत्तर आपको दिख जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, यानी सी ऑप्शन इसमें सही आपको दिखेगा। तो 15 का आपको सी इसमें दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 16वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? इसी पे एक आधारित अभी क्वेश्चन आपने पीछे देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो हमने बोला था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान किया गया। और हमने ये भी बोला था कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ये आपको दिखाई दे। इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा ए, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय जो विधान परिषद है, यानी भारतीय जो सदस्य होंगे विधान परिषद में, जिसको भारतीय विधान परिषद बोला जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई किस अधिनियम के अंतर्गत? तो किस एक्ट के अंतर्गत इसको मिला हुआ है, यह क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। ये बोल रहा
तो हमारे यहाँ क्या किया गया ना कि ये लोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आपको जो दिखाई देगा, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 दिखाई देगा। इसके माध्यम से भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति हमारे यहाँ भारतीयों को मिल गई। तो 1892 में अगर आप देखेंगे इसमें आपको दिखाई देगा कि बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का ये अधिकार मिला, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। और हाँ, मतदान करने का अधिकार इसमें नहीं मिला हुआ। मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन हाँ बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें मिल गया। बजट पर प्रश्न का अधिकार और बजट पर बहस का ये मिल गया। तो ये मिला था 1892 के माध्यम से, जिसका मतलब है सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 18 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा चैप्टर है 1813 के संदर्भ में पूछा जाए। 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैप्टर 1813 के संबंध में ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछ रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और ये कह रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। अभी हमने बात किया था कि व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन के साथ छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। एक ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज कानून की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। एक दूसरा ऑप्शन देखा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज कानून की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये वाला भी ऑप्शन हमारे यहाँ सही है। और फिर दे रहा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये वाला ऑप्शन गलत है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ऑप्शन गलत है। इसमें से आपको ऑप्शन 2 दिख रहा है, 1 और 2। इसमें से अगर आप देखेंगे 1 और 2, इसमें सही उत्तर आपको ए दिख जाएगा। इसमें से अगर 2 ऑप्शन आपको पता हो तो आप आंसर लगाया। ये पहले वाला अकेला किसी में दिया नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि पहला वाला सही है, इसमें है नहीं। इसमें है तीनों में, तो ये वाला बिल्कुल कट जाता है। 3 वाला ऑप्शन कट जाता है, तो 3 हम इसमें काट दें, इसमें काट दें, तो बच रहा है 1 और 2। इसमें आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन सही आपको दिखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम ने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों को कुछ हिस्सा लेने की बात बताया, ये बोल रहा। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और ऑप्शन बी दिख रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 दिखाई दे रहा है। तो आपको बताएं कि 1833 की धारा एक है, 1833 की धारा, तो जो भी एक्ट होते हैं उसमें धाराएं बनाई जाती है, सेक्शन बनाए जाते हैं। उसमें 86 धारा 86 है, और इस 87 ही है हमारे, इसमें 87 है। 87 के माध्यम से इसने क्या कर दिया, 87 के माध्यम से इसमें बात की गई कि भारत के जो लोग होंगे, किसी भी भारतीय को जो भी क्राउन की देशज प्रजा है, उनके साथ वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा बोला जाता है 87 में, तो चार्टर एक्ट 1833 के धारा सेक्शन 87 में ऐसा बोला जा रहा है कि हम जो भारत के निवासी हैं, भारत के जो लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, इनको जो क्राउन के देशज प्रजा है, इनमें
धर्म के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें ऑप्शन जो हमारा है ये चार्टर एक्ट 1835 सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर। ये कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां पूछ रहा है, अवशिष्ट शक्तियां। तो हमने आपको बताया कि 1935 में एक संघ सूची बनाई गई थी, संघ सूची। एक बनाई गई थी राज्य सूची, राज्य सूची। उसके बाद हमारे यहाँ बनाई गई थी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद हमारे यहाँ बनाई गई थी अवशेष यानी अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। ये सूचियां हमारे यहाँ बनाई गई। तो हमने अभी आपको बताया कि संघ सूची पर नियम बनाने की शक्ति मिली थी संघ को, राज्य सूची पर राज्य को मिला हुआ था, समवर्ती सूची पर राज्य प्लस संघ दोनों को मिला हुआ था, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं गवर्नर जनरल को मिली हुई। किसको मिली हुई थी? गवर्नर जनरल को। तो ऑप्शन इसमें आपको सही दिखेगा, गवर्नर जनरल को। तो इस तरह से 20वां का सही उत्तर आपको मिल जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। तो आज की क्लास में आप देखेंगे कि जो भारत का संवैधानिक विकास है, टोटल इतने क्वेश्चन इसमें संभावित होते हैं, अभी तक पूछे भी गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इतने में हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।